हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने क्लास में ना एलसीआर सर्किट किया था। हमने अब एलसीआर सर्किट के ना एप्लीकेशन पढ़नी है, इसका यूज़ पढ़ना है। कि हम एलसीआर सर्किट कहाँ यूज़ करते हैं, इसका हमें क्या बेनिफिट है। तो जो एलसीआर सर्किट है ना, ओमेगा आर की वैल्यू कितनी होती है, 1/√LC। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एलसीआर सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी कह देते हैं। क्यों, मतलब है क्या चीज़। तो एलसीआर सर्किट इज यूज्ड एज ए ट्यूनिंग सर्किट। इस चीज़ का मतलब क्या है, एक्सेप्टर सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट का मतलब क्या है। तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले ये ना एक रेडियो सेट है। ये रेडियो सेट ना पुराने वाला रेडियो बनाया मैंने। जो बड़े रेडियो होते थे उसके अंदर एक स्केल होता था। इस स्केल पे एक वो ने नीडल चलती थी। यहाँ पे एक रोटर लगा होता था, इधर एक रोटर होता था। इधर वाला रोटर तो वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए होता था। मतलब जो प्रिंसिपल इस बड़े रेडियो में है ना, वही प्रिंसिपल आजकल कॉम्पैक्ट रेडियो जो है उसमें भी है। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बड़ा रेडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली रेडियो है क्या चीज़। रेडियो इज़ ए एलसीआर सर्किट। रेडियो इज़ ए एलसीआर सर्किट। हमें नहीं पता इसके अंदर रेडियो के अंदर कैपेसिटर भी लगा होता है, रेडियो के अंदर रजिस्टर भी है, रेडियो के अंदर इंडक्टर भी होता है। हमने कभी रेडियो को ओपन करके तो देखा नहीं ना। इसको ओपन करेंगे तो रेडियो इटसेल्फ इज ए एलसीआर सर्किट। अब रेडियो के अंदर ये ओमेगा आर का फिर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। रेडियो के अंदर ना कैपेसिटर भी लगा है, इंडक्टर भी लगा है। जो कैपेसिटर होता है ना वो ये है। जब हम रोटर को घुमाते हैं ना तो वो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं ना उसमें डिस्टेंस कम ज़्यादा करता है। रोटर को घुमाने से क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के में डिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है। मतलब जो रेडियो है, रेडियो के अंदर जो एलसीआर सर्किट लगा हुआ है ना, उस एलसीआर सर्किट में जो कैपेसिटर है वो वेरिएबल है। कैपेसिटी अब हम कम ज़्यादा कर सकते हैं रोटर को घुमा के। अगर मैं कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ तो इस एलसीआर सर्किट का ओमेगा आर भी चेंज होगा। अगर ओमेगा आर इसका चेंज हो रहा है, मैं सपोज करता हूँ कि ओमेगा आर ना 88 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। रफ एग्जांपल लिए मैंने एक, कितना हो गया ओमेगा आर, 88 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। अब जो एफएम चल रहा है आजकल, तो एफएम चलता है ना, एफएम की रेंज पता है कितनी है, 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। अपनी गाड़ी में अब एफएम को ऑन करके ना उसका बैंडविड्थ देखना। एफएम कम से कम 88 की फ्रिक्वेंसी से शुरू होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 108 तक जाएगा। मैंने सपोज करो 88 की बजाय ना 95 मेगाहर्ट्ज़ कर दिया। एग्जांपल ही लेनी है। मैं कैपेसिटी को चेंज कर रहा हूँ और एक ऐसी कैपेसिटी मैंने सेट की जिससे ओमेगा कितना बन गया, 95। अब जो रेडियो सेट है, रेडियो सेट ये चाहता है कि मुझे 95 वाली फ्रिक्वेंसी मिले। 95 वाली फ्रिक्वेंसी पे जी हमें मैक्सिमम करंट देगा। 95 वाली फ्रिक्वेंसी के प्रति जो सिग्नल आएगा वो अच्छा सिग्नल आएगा। उस सिग्नल का करंट सबसे ज़्यादा होगा, वो सिग्नल इस रेडियो स्टेशन पे प्ले होगा। तो हवा में, एयर में कई फ्रिक्वेंसीज आ रही है, 88 से लेकर 108 के बीच में कई आती है। 95 मेगाहर्ट्ज़, 95.5 मेगा पॉइंटों में भी आती है। तो जिस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 95 मेगाहर्ट्ज़ है, उस सिग्नल को रेडियो सेट रिसीव कर लेगा। फिर उस सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा, उस सिग्नल का जो करंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उस सिग्नल का करंट सबसे ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो सिग्नल प्ले हो जाएगा। वो सिग्नल का करंट सबसे ज़्यादा, वो सिग्नल क्या होगा, प्ले हो गया। मतलब वो 95 मेगाहर्ट्ज़ वाला स्टेशन इस रेडियो पे चल पड़ा और बाकी जो स्टेशंस है उनका करंट कम होगा, बहुत ज़्यादा, वो प्ले नहीं होंगे। तो जिस स्टेशन का करंट सबसे ज़्यादा होगा वो इसमें प्ले हो जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि हमने फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, हमने चैनल चेंज करना है, तो आपने सर रोटर घुमाना है। हमने रोटर घुमाया, रोटर घुमा के ओमेगा हो गया अब 98।
ओमेगा कितना कर दिया आपने, 98 कर दिया। आपको कुछ नहीं पता, सब बैकग्राउंड पे चल रहा है। अब इसमें 98 वाला तो कोई भी स्टेशन नहीं है, 98 वाला मान लो कोई भी स्टेशन नहीं है, तो क्या होगा 98 जब वो घुमाएंगे, 98 जब करेंगे ब्लैंक सिग्नल आ जाएगा। ब्लैंक सिग्नल में आपको पता है कि एक अलग तरह की आवाज़ आती है, वो ब्लैंक सिग्नल कहते हैं उसको, वो अलग तरह की आवाज़ आ जाएगी। फिर हमें लगता है कि नहीं हमने चैनल और चलाना, हम इसको और घुमा रहे हैं, फिर हमने 94.5 मेगाहर्ट्ज़ लगा लिया, रेडियो मिर्ची चैनल का जी फ्रिक्वेंसी है। तो उस पर जब हम इसको सेट करेंगे तो 94.5 वाला जो रेडियो मिर्ची वाला जो चैनल है इसमें वो चल पड़ेगा, वो उसका सिग्नल इसमें प्ले हो जाएगा। तो ये LCR सर्किट का नाम एक्सेप्टर सर्किट क्यों पड़ा, क्योंकि इसने एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, सारी फ्रिक्वेंसीज़ को नहीं, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को। जो आप सेट करोगे ना अपने इसमें रेडियो में, वही फ्रिक्वेंसी रिसीव करेगा, इसलिए इसका नाम है एक्सेप्टर सर्किट या ट्यूनिंग सर्किट। ट्यून कर रहे हैं ना, रेडियो के ऊपर ट्यून कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी चेंज करके। तो कितना बेनिफिट है, अभी तो मैंने आपको मतलब बहुत छोटे लेवल पे बताया, अभी हम और एग्जांपल्स भी करेंगे। LCR सर्किट बहुत जगह यूज़ होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। दिस LCR सर्किट यूज्ड एज फॉर दिस LCR सर्किट यूज फॉर ट्यूनिंग द रेडियो सेट्स, टेलीविजन सेट्स, यूज फॉर ट्यूनिंग द रेडियो सेट्स और टेलीविजन सेट्स। when we change the rotor, when we rotate the rotor, capacity changes, इंडक्टेंस नहीं आप चेंज कर सकते। when we rotate the rotor capacity changes due to which resonance frequency of LCR circuit change, resonance frequency of LCR circuit change। बच्चे ब्रैकेट में लिख लो रेडियो सेट, LCR सर्किट रेडियो सेट भी है ना, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट चेंज, ठीक है। when this frequency become equal to frequency of particular radio station, when this frequency become equal to frequency of particular radio station, then the current corresponding to that radio station is maximum। इस करंट का मतलब ना सिग्नल होता है कि उस सिग्नल का करंट मैक्सिमम हो गया, इज मैक्सिमम, एंड दैट स्टेशन प्ले ऑन द रेडियो, और वही स्टेशन जो है वो रेडियो पे प्ले हो जाएगा। दैट स्टेशन प्ले ऑन द रेडियो। यही सेम कॉन्सेप्ट टेलीविज़न में भी होता है, बट टेलीविज़न में ये है कि रेडियो थोड़ा सा बल्की टाइप का था, ये टेलीविज़न में ये सब कुछ स्मॉल लेवल पे है। आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी छोटे लेवल पे आ गई है, माइक्रो लेवल पे जो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो LCR सर्किट के बहुत छोटे छोटे से एलिमेंट आजकल बन रहे हैं। LCR सर्किट की एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ जो अब हम करवा रहे हैं बच्चों को। आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो सिम कार्ड है ना, इसमें भी छोटे छोटे LCR कंपोनेंट्स लगे होते हैं, दिखते नहीं हमें, ये बहुत नैनो टेक्नोलॉजी में काम होता है सिम कार्ड के अंदर। अब देखोगे आज से 10 साल पहले जो सिम कार्ड थोड़े बड़े साइज़ के थे, आजकल जो सिम कार्ड आ रहे हैं उसका साइज़ हाफ ही रह गया, उससे भी कम रह गया। आजकल तो अलग अलग सिम को हम छोटा छोटा करके कट कर लेते हैं, मतलब आपकी फिंगर का 6 पार्ट का साइज़ रह गया सिम कार्ड का। तो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और सिम कार्ड इज़ आल्सो LCR सर्किट। तो इस सिम कार्ड के अंदर L, C और R तीनों चीज़ें लगी हुई है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो शायद हमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर दिखाई दे दे। तो इस सिम कार्ड में हमने L फिक्स कर दिया, C फिक्स कर दिया, R फिक्स कर दिया, तो इस सिम कार्ड की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बन गई। तो मान लीजिए
ये एक मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर कैसे जनरेट हुआ? ये मोबाइल नंबर इस फ्रिक्वेंसी के कारण जनरेट हुआ है। अगर हम अपने मोबाइल से ये वाला नंबर डायल करते हैं तो उस मोबाइल ने एयर के अंदर एक फ्रिक्वेंसी भेजनी है और वो फ्रिक्वेंसी इस ओमेगा आर के इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं ये वाला नंबर डायल करता हूँ, इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग ये फ्रिक्वेंसी मैं कहता हूँ कि 88 मेगाहर्ट्ज़ है। थोड़ी सी बात को समझना, मैंने अपने इस मोबाइल से ये नंबर डायल किया तो नंबर डायल करने पे होता गया है, ये वाला नंबर डायल करने पे ये फ्रिक्वेंसी निकलेगी। एग्जांपल दे के मैं बता रहा हूँ, तो इस मोबाइल फ़ोन से ये फ्रिक्वेंसी निकलेगी ये वाला नंबर डायल करने पे, और ये फ्रिक्वेंसी ढूंढेगी कि इसका LCR सर्किट कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये फ्रिक्वेंसी जो निकलेगी ये ढूंढेगी कि एयर में कहाँ पे इसका LCR सर्किट पड़ा हुआ है। तो जहाँ पे इसको अपनी फ्रिक्वेंसी का LCR सर्किट मिल जाएगा, ये सिग्नल उसी के साथ अटैच हो जाएगा। तो सिम कार्ड के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। जो आपका नंबर है, जब हम किसी का नंबर डायल करते हैं, दोबारा एक बारी फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हम किसी का नंबर डायल करते हैं तो उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रिक्वेंसी निकलती है। वो फ्रिक्वेंसी ढूंढती है कि उस फ्रिक्वेंसी का LCR सर्किट कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो उसके साथ जाके वो ट्यून हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल की बातें आ गई है। हमारी +2 के लेवल पे तो उन्होंने सर रेडियो की बात ही की हुई है, सिम कार्ड की उन्होंने बात नहीं की हुई। ये तो आपको मैंने वैसे ही एक बारी बता दिया। एक बारी फिर भी चलो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बारी फिर रिपीट कर रहा हूँ सिम कार्ड वाली बात। ये अलग अलग ना मोबाइल फ़ोन के सेट पड़े हैं। इसका नंबर है 9888, इसका नंबर है 988880। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 988882। इस 988882 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो 55 मेगाहर्ट्ज़ है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज़ है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज़ है। मैंने यहाँ से नंबर डायल करना है, मैंने नंबर डायल किया 9888। जब 9888 डायल करूँगा तो इस मोबाइल फ़ोन से ना 50 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी निकलेगी, क्योंकि हमने 9888 में 50 मेगाहर्ट्ज़ सेट किया हुआ है। तो वो 50 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी सिर्फ इसी मोबाइल पे जाएगा, सिग्नल बाकियों पे नहीं जाएगा। हम जो नंबर डायल करेंगे सिग्नल मोबाइल का उसी नंबर पे जाता है, चाहे रास्ते में जितने मर्जी मोबाइल पड़े हो। तो ये ट्यूनिंग होती है इनकी LCR सर्किट। ठीक है जी, तो ये आपको मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई है। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर। हेडिंग बनाएंगे हम क्वालिटी फैक्टर। Q फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। Q फैक्टर कह रहे थे इसको शॉर्ट फॉर्म में हम। ये करंट I और ओमेगा में ग्राफ है। क्वालिटी फैक्टर भी LCR सर्किट का ही होता है। ये हमने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ का नाम है रेजोनेंस कर्व। एक ग्राफ हमने एक और बनाया, हमने दो रेजोनेंस ग्राफ बनाए, इन दोनों के नाम रख दिए, A ग्राफ और B ग्राफ। तो बताना इन दोनों में से कौन सा रेजोनेंस कर्व शार्प है, नैरो है, वो बताइए। A वाला ग्राफ नैरो बनाया है या B वाला नैरो है? A वाला ग्राफ नैरो है। तो जो क्वालिटी फैक्टर है वो रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस को मेजर करता है कि आपने जो रेजोनेंस ग्राफ बनाया है वो कितना शार्प है। ये तो मैंने आपको एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताई है बिना फॉर्मूले के। क्वालिटेटिव का मतलब होता है बिना फॉर्मूले के, और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? फॉर्मूले के साथ। तो ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है कि इसका मतलब है कि जो रेजोनेंस कर्व हमने बनाया है वो कितना शार्प है। तो लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर क्या चीज़ है? क्वालिटी फैक्टर मेजर द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व।
ठीक है। इसमें ग्राफ में ए वाला जो ग्राफ है वो मोर शार्प है, ठीक है। तो इसका मतलब ए की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा है बी से। जो जितना शार्प होगा उतनी क्वालिटी उसकी ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि जो क्वालिटी फैक्टर है ए की क्वालिटी बी से कितनी ज़्यादा है। हमने एक फॉर्मूला तैयार करना है। तो मैथमेटिकली क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एट रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस में ना वोल्टेज की रेशो किस किस के क्रॉस वोल्टेज, या तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज या कैपेसिटर के साथ, उनकी रेशो किसके साथ, रजिस्टर के साथ। तो क्वालिटी फैक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं V0L और V0C की रेशो किसके साथ, V0R के साथ, किस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस पे। V0L से ले लेते हैं अपन, V0L बाई V0R लिख लो उसको आप। V0C की बजाय हमने V0L लिख लिया क्योंकि तो रेजोनेंस में ना दोनों इक्वल ही होते हैं। रेजोनेंस पे V0L और V0C दोनों बराबर होते हैं क्योंकि रेजोनेंस पे XL और XC इक्वल होते हैं ना। तो रेजोनेंस पे V0L और V0C भी इक्वल होते हैं। तो जिस मर्जी को तुम लिख लो। ऊपर लिखा है हमने V0L, V0L का फॉर्मूला होता है I0XL। नीचे लिखा है V0R, V0R का फॉर्मूला होता है I0R। दिस इज एट रेजोनेंस। अब ऊपर नीचे आप चेक करो, I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बन जाएगी आपके पास XL/R एट रेजोनेंस। अब रेजोनेंस पे XL की वैल्यू आपको पता है ओमेगा L होती है XL की वैल्यू। बात कर रहा है रेजोनेंस पे तो यहाँ पे ओमेगा R लगाऊंगा। सारा कुछ किस फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहा है, रेजोनेंस पे, तो आपने इधर ओमेगा R लगाना है। फिर ओमेगा R का फॉर्मूला होता है 1/√LC। हमने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, ओमेगा R इज़ 1/√LC। तो अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो ध्यान से देखोगे √L है और ऊपर L है, तो ये √L/C 1/R ये बन जाएगा। अगर हम कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बन जाती है 1/R√L/C। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ से आप चेक करिए, पहले दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है, क्वालिटी फैक्टर हैज़ नो यूनिट्स, क्योंकि ये रेशो पे डिपेंड करता, रेशो है ना, इट हैज़ नो यूनिट्स। दूसरी बात, क्वालिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर। रेजिस्टेंस के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी क्वालिटी कम होगी। मोर द रेजिस्टेंस लेसर द क्वालिटी। अब आप सोच रहे हो कि क्वालिटी का मतलब क्या है। क्वालिटी का मतलब होता है कि जब हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, नॉर्मली एलसीआर सर्किट ने क्या रिसीव करना है, सिग्नल। तो वो सिग्नल की क्वालिटी कैसी है, वो सिग्नल में नॉइस तो नहीं आ रही। कैबिन ना, अगर आप पुराने एफएम से पहले ना एएम चलता था, एफएम से पहले ना पुराने रेडियोज़ में ना एएम चलता था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते थे। एएम की जो आवाज़ थी, वो साउंड थी, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती थी, लोगों को फिर भी सुनना पड़ता था। अब जो एफएम की जो साउंड है उसमें नॉइज़ लेवल 0 है, नॉइज़ है ही नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ऐसे क्वालिटी फैक्टर का मतलब यही है कि मतलब जो हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मोर द क्वालिटी, साइड पे लिख लो अपनी नॉलेज के लिए आप, मोर द क्वालिटी लेसर द नॉइस लेवल इन द सिग्नल। आप शायद नॉइस लेवल समझ गए होंगे, सिग्नल में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस। मोर द क्वालिटी
लेसर द नॉइस लेवल इन द सिग्नल। मैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, फिर अपन देखते हैं आगे हमने क्या करना है। आई और मेगा में ग्राफ है, दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी। तो पहले तो ये बताओ विच हैज़ मोर क्वालिटी ए और बी में। ए और बी में किसकी क्वालिटी ज़्यादा है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। नैरो कौन सा ग्राफ है? ए ग्राफ नैरो है। अगर ए ग्राफ नैरो है तो ए की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अब ये बताओ कि किस ने, ए ने या बी ने, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? यहाँ से देखो, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम है। तो ए की क्वालिटी ज़्यादा है तो ए ने रेजिस्टेंस कम यूज़ किया है और बी ने रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज़ किया है। थोड़ा सा फिर मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ ये चीज़। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो क्वालिटी कम, पिक्चर क्वालिटी भी कम, साउंड क्वालिटी भी कम। एलसीआर सर्किट है ये, टीवी सेट, एलसीआर सर्किट है ये, रेडियो सेट, सारे एलसीआर सर्किट है ये। पुराने टाइम में अगर आपने देखा हो, जो टीवी आते थे ना, बड़े डोर वाले आते थे, उसमें डोर्स लगे होते थे। सबसे पुराने टाइम में, आज से 40-50 साल पहले, ये टेलीविज़न ऐसे डोर से बंद करते थे, इसको ओपन करते थे, वुडन का वो शटर लगा होता था। उसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कम थी लेकिन काम चलता था उस टाइम। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई, रेजिस्टेंस इन्होंने कम किया, क्वालिटी बढ़ी, टीवी का साइज़ कम हो गया और आजकल टीवी बिल्कुल फ्लैट आ गया है, इस बोर्ड जितने थिन है बस। इस टीवी के आने से पहले CRT टीवी आते थे। CRT टीवी कौन से थे? ये टेलीविज़न है इस तरह के, ये स्क्रीन है, इस तरह वो पीछे एक कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब, उससे आगे पिक्चर बनती थी। CRT टीवी थे ये। आजकल टीवी कौन से आ गया है? फ्लैट टीवी आ गया है और जितना जो बोर्ड की थिकनेस है ना अपने, इतनी थिकनेस के टेलीविज़न आ गया है। तो आजकल रेजिस्टेंस बहुत कम यूज़ हो रहा है, जिसके कारण जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम इसी के अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज आपको मैंने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं करवाए। आज हमने थ्योरेटिकल काम किया है, रेजोनेंस कर्व पढ़ा और हमने क्वालिटी फैक्टर पढ़ा है। तो इतना आप ट्राई करिए, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।